ऑब्वियसली आप अगर ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो आप लिवांते का सवाल देख चुके होंगे। बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एएफएम उर्दू का लेक्चर नंबर 88 एंड द गुड न्यूज इज दिस इज द लास्ट लेक्चर। इसके बाद भाई आपका एएफएम हर लिहाज से, मतलब हर लिहाज से कंप्लीट होगा। आप चेक कर लें, मैंने प्रैक्टिस वीडियोस भी बीच में अपलोड की हुई हैं। और अब ये लेक्चर 89 भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है भाई, इसलिए माजरत। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये लेक्चर 89 हो सकता है 87 के बाद कोई प्रैक्टिस वीडियो आई हो जो मुझे फिलहाल याद नहीं है। कुड भी 89, तो वो आईटी वाले देख लेंगे, मसला नहीं। गुड थिंग ये है कि यार, गुड न्यूज ये है कि दिस इज द लास्ट लेक्चर। यहाँ पे आके आपका इंशाल्लाह एएफएम हर लिहाज से इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह, हर एज यूजुअल। और इसमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनर ने नहीं मांगी लेकिन मांग सकता है। अगर एग्जामिनर चाहता तो इस क्वेश्चन में कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकता था जो उसने ऐड नहीं की। टू मी देयर इज अ सरप्राइज। इफ आई वर एग्जामिनर तो मैं तो वो रिक्वायरमेंट्स ऐड करता। सिमलान गमनी का सवाल बहुत पहले आप देख सकते हैं, जून 12 में आया था। और फिर शायद भूल ही गए एएफएम वाले। लेकिन इट कुड बी एग्जामिन अगेन, क्योंकि लेटेस्ट किट के अंदर ये सवाल आज भी मौजूद है। अब सिबलान जैसा सवाल अगर एग्जाम में आता है तो बहुत बड़ा सरप्राइज देगा, लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए सरप्राइज नहीं होगा। और अच्छी बात यह कि हम इसको, जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अलावा जो एडिशनल पॉसिबल रिक्वायरमेंट इस सवाल में हो सकती है, हम उनको भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो बाय डूइंग दिस क्वेश्चन, आप जब एडिशनल रिक्वायरमेंट भी कर लेंगे द जॉब इज डन। ठीक है जी। इसमें आप कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट में कोई नई स्किल्स भी सीखेंगे, उसको फिर आपको मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं, बट दिस क्वेश्चन इज एनफ। प्लस इस क्वेश्चन के एंड पे हम बात करेंगे हाउ टू पास एएफएम पे भी बात करेंगे। हाँ, इसके बाद एक और वीडियो अपलोड हो जाएगी कि कौन से 10 ऐसी मिस्टेक्स हैं, कौन से 10 ऐसे डेडली सिन हैं जो आपने एएफएम में नहीं करना। बाकी आपको पता है, लाइव रिवीजन क्लासेस चलती रहती हैं, प्रैक्टिस वीडियोस आती रहती हैं, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स न्यू किट से लिया गया, तो उन्होंने इसको अकॉर्डिंग टू द जो न्यू पैटर्न है जिसमें 5 प्रोफेशनल मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने इसको एडजस्ट किया हुआ। अपडेटेड सवाल है। रिक्वायरमेंट ये देखते हैं जी। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द अमाउंट सिबलान कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे और रिसीव एवरी ईयर ऑन द स्वैप। सो स्वैप पे इनको हर साल पैसे मिलेंगे या देने पड़ेंगे? वी हैव नॉट सीन क्वेश्चन लाइक दिस। एक्सक्लूडिंग इसमें 20 बेसिस पॉइंट की फीस आप ना लें। ओके, एक्सप्लेन व्हाई फिक्स एनुअल रेट 3 पॉइंट, इसको 3.725% पढ़ते, 7625% पढ़ते हैं, इज लेस देन 4 ईयर यील्ड कर्व रेट 3.8%। एक तो कह रहा है, ये बताओ 3.7625 का जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है वो यील्ड कर्व के 3.8% के रेट से कम क्यों है? मैं सबसे पहले इसी का आंसर देता हूँ और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 3.7625 का जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है, व्हाई इट इज लोअर देन 4 ईयर यील्ड कर्व रेट 3.8%। ध्यान से इसकी इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। 1 मार्क्स का होता है, आप अपनी वर्डिंग्स में लिखेंगे, यू विल गेट द मार्क्स। सवाल ये है कि भाई ये जो चौथे साल का यील्ड कर्व का 3.8% का रेट है, ये ज्यादा है, और एनुअल फिक्स रेट की जो यहाँ बात हो रही है वो कम क्यों है? तो एक्सप्लेनेशन सुनिएगा ध्यान से। ये 3.7625, why this rate is lower than the yield curve rate of 4-year 3.8%? The logic behind that is actually the fixed annual rate 3.7625 represents the fixed interest payment per year. 3.7625 is the fixed rate for per year. It means I've taken the loan at fixed rate, for example, so I'll be paying 3.67625% per year. On the other end, yield curve rate of 3.8% is actually representing the interest rate only in year number 4, which actually represents that you have made an investment where you will be just getting the return in the last year. So logically, 3.8% yield curve rate represents the interest rate only in year number 4. But on the other end, 3.67625% is actually representing
फिक्स इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है जी, बस इतनी सी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। आपको उसके लिए मजीद एफर्ट्स नहीं करने के पूरे पूरे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, कोई आपसे पूछ रहा है 3.8% ज्यादा क्यों है, 3.7625 कम क्यों है, तो आप जवाब क्या देंगे? आप कहेंगे भाई 3.7625 का जो फिक्स इंटरेस्ट है वो पर ईयर है, और 3.8 का जो यील्ड कर्व का रेट है वो डायरेक्टली ईयर नंबर सिर्फ 4 का है, इसलिए वो ज्यादा है और ये कम है। बस इतना बहुत है बताना, इससे ज्यादा नहीं। कि उससे मैं मजीद डिटेल में जाना चाह रहा हूँ, देखिए आप मजीद डिटेल में भी जाएंगे तो यही चीज मिलेगी। उसके लिए देन यू एंड अप बाय स्पेंडिंग 2 घंटे और आपको लगाने पड़ेंगे एक पूरे आर्टिकल के ऊपर, जिसमें एक सिंगल लाइन एग्जामिनर ने ये लिखी है जो मैंने आपको यहाँ बता दी। क्योंकि देखिए टीचर का काम सिर्फ आपको राइट डायरेक्शन में पढ़ाना नहीं है, आपका टाइम भी बचाना है। तो भाई इस 2 लाइनों के लिए मैं अपने स्टूडेंट को कभी नहीं कहूंगा कि 2 घंटे स्पेंड करें आर्टिकल के ऊपर। मैं फिर बता देता हूँ, 3.7, और इसका आंसर पढ़ लेंगे गुड इनफ। 3.7625 हर साल का रेट है, और 3.8% सिर्फ इंटरेस्ट रेट है, ये नंबर 4 का। दैट्स इट। ये तो इसका जवाब आ गया भाई, 3.7625 कम क्यों है और 3.8 ज्यादा क्यों है। अब वो कहते हैं बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट सिबलान कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे या रिसीव ऑन द स्वैप। आप स्वैप कर रहे हैं, अब इस स्वैप को लेके आपने बताना है हर साल आपको नेट इंटरेस्ट देना है या रिसीव करना है, समथिंग न्यू जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। हमें स्वैप का बहुत अच्छे से आइडिया है, हमें इंटरेस्ट रेट स्वैप का आइडिया है, हमें करेंसी स्वैप का आइडिया, बट हियर थिंग्स आर डिफरेंट। वो कह रहे हैं स्वैप की वजह से बताओ हर साल नेट इंटरेस्ट आप पे करेंगे या रिसीव करेंगे। ओके, आगे बढ़े। पार्ट बी उससे भी थोड़ा यूनिक है, ज्यादा यूनिक है। डेमोन्स्ट्रेट दैट सिबलान कंपनी इंटरेस्ट रेट पेमेंट लायबिलिटी डज नॉट चेंज आफ्टर इट हैज अंडरटेकिंग द स्वैप वेदर द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज। वो कह रहे हैं ये आप प्रॉपर्ली हमें डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि सिबलान कंपनी का इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा अगर वो स्वैप अरेंजमेंट में चला जाता है, चाहे लाइबोर बढ़े या कम। तो अगर आप अपने वेरिएबल रेट को फिक्स से स्वैप करवा लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपका लाइबोर बढ़े या कम हो, आपके लिए फिक्स रेट सेम रहता है। लेकिन एग्जामिनर कहता है फिक्स तो रहता है, हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाओ, हमें दिखाओ, हमें न्यूमेरिकली बताओ कि वो फिक्स कैसे है। लेकिन इससे वर्डिंग्स नहीं मांग रहा, पार्ट बी में आपको न्यूमेरिकली बताना पड़ेगा कि आपका जो लाइबोर है, यील्ड का रेट है, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन आपने क्योंकि वेरिएबल को फिक्स से मान लें स्वैप करवा लिए तो आपका रेट सेम रहेगा। वी नो दैट, सो समथिंग विच वी नो दैट, आपको उसको न्यूमेरिकली एग्जामिनर को बताना है। 5 नंबर है। पार्ट सी पे है जी, विच इज माई फेवरेट। Discuss the factors Siblan company should consider when deciding whether it should raise equity capital to pay off floating rate debt. Wow. कह रहे हैं बताओ इनको इक्विटी से पैसा रेस करके जो वेरिएबल रेट में इन्होंने लोन ले रखा है उसको पे ऑफ करें या ना करें। सवाल दोबारा पढ़े, 9 मार्क्स। डिस्कस फैक्टर्स, वो फैक्टर्स बताएं द सिबलान कंपनी शुड कंसीडर, आपको कंसीडर करने चाहिए व्हेन डिसाइडिंग वेदर इट शुड रेज इक्विटी, इक्विटी रेज करें, और उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे टू पे ऑफ फ्लोटिंग रेट डेट मींस वेरिएबल रेट डेट। ऑफ कोर्स हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां से भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट ही सी से करते हैं। फिर सी सारे का सारा आंसर तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जब हम सिनेरियो पढ़ेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमें रिगार्डिंग सी जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज सवाल पढ़ ले। वो कह रहा है फैक्टर्स बताओ भाई जो सिबलान को कंसीडर करने चाहिए, दे वोंट, क्या इक्विटी रेस करके पैसा आएगा उससे फ्लोटिंग रेट डेट पे कर देता है। पहला पॉइंट जो इनको कंसीडर करना चाहिए, इक्विटी इज एन एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। बेटा आप अपने सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को रिकॉल कर लें, केई हमेशा ज्यादा होता है, इनफैक्ट केई आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी ज्यादा होता है। केडी वन माइनस सी सबसे कम होता है, नॉर्मली केडी वन माइनस सी केपी से भी कम होता है। अब पहली चीज तो समझिएगा, जो हम इस सिबलान कंपनी को भी कहेंगे कि भाई देखो एक चीज तो पहले, तो फर्स्ट यू नीड टू कंसीडर इक्विटी इज एन एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी एक expensive source of financing. Shareholders, they will be asking a higher return because they're not secure. You have to bear a huge issue cost, which will not result in tax saving as well. On the contrary, debt is a cheaper source of finance. So logically, companies thinking to replace a cheaper source of finance with an expensive source of finance. तो पहले तो आप इस चीज को कंसीडर करें कि यार ये देख लो यार, आप एक
एक्सपेंसिव सोर्स से चीपर सोर्स को क्या करो, रिप्लेस। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, बाय डूइंग दिस लॉजिकली आपकी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भाई। जब मैं चीपर सोर्स को हटा रहा हूं, उसकी जगह एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस लेकर आ रहा हूं, तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीमेंट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बात यहां रुकेगी नहीं। जब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो इट विल नॉट हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन माय इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोजेक्ट्स। फैक्टर्स कह रहे हैं ना, अगला तो कह रहा है भाई मैं एक काम करने जा रहा हूं, मुझे आप बस ये बता दें मुझे कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। तो हम बता रहे हैं भाई इनको इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं इन फैक्टर्स को। हो सकता है एग्जामिनर ने कोई और फैक्टर्स लिए हो। एज फार एज एएफएम में आप लॉजिकल हैं, आपको 100% मार्क्स मिलते हैं। कोई गलत बात ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं इक्विटी एक्सपेंसिव है, दुनिया का कोई शख्स नहीं कह सकता आपकी बात को कि आप गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो। डेट चीपर है, आपको भी पता है। जब चीपर सोर्स को हटा के एक्सपेंसिव लाओगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम थोड़ी होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब बढ़ेगा तो आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के प्रोजेक्ट्स पर उसका अच्छा नहीं बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। यहां तक की बात समझ में आती है? और सुनिएगा, आपके डिविडेंड पॉलिसी पे इंपैक्ट पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि सर इसका नए शेयर्स इशू करने का डिविडेंड पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बताता हूं। अब हमें तो फैक्टर्स बताने हैं ना, तो हम अपने से भी सोचेंगे भाई। एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं, assuming Simlan company is paying constant dividend per share. So due to issuing new shares, you will have more shares in the market. More shares in the market means you will be paying higher. Your total dividend payment will also increase. चलो मान लो कि सिबलान वाले डिविडेंड देते ही नहीं, ना दो डिविडेंड। लेकिन जब हम नए शेयर्स इशू करेंगे तो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। When there are more number of shares in the market, then company will feel the pressure of providing dividend to the shareholders. सब प्रेशर तो आता है। सोचो आपके कुछ शेयर होल्डर्स हैं, आप डिविडेंड नहीं दे रहे, बात छुपी हुई है। पर व्हेन यू हैव गॉट अ रियली बिग लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि आपके मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर्स इशूड है, प्रेशर तो आएगा डिविडेंड अगर आप नहीं दे रहे। इसको भी आपने क्या करना है, कंसीडर करना। मैं थोड़े से इम्पैक्ट बता रहा हूँ, फैक्टर्स बता रहा हूँ। अगर आप इस शेयर्स इशू करते हैं तो यू हैव टू कंसीडर योर डिविडेंड पॉलिसी एज वेल। ओके, मजीद बात कर लेते हैं। अच्छा, ये अब कुछ थोड़ी बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं। ऑफ कोर्स जब आप इक्विटी इशू करेंगे, डेट पे कर देंगे, आपकी फाइनेंशियल गियरिंग कम होगी, इंटरेस्ट की पेमेंट कम हो जाएगी, विच इज अ गुड थिंग। अच्छा, फाइनेंशियल गियरिंग के कम होने से क्या होगा कि समझे आपकी डेट लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। मींस अगर फ्यूचर में हमें पैसे की जरूरत है तो फिर हम फ्यूचर में डेट ले सकते हैं, क्योंकि जो अभी काम करने जा रहे हैं इससे आपकी गियरिंग कम हो जाएगी। ऑब्वियसली जब इससे मेरी गियरिंग कम होगी तो दैट विल एक्चुअली इंक्रीज माय कैपेसिटी टू टेक लोन इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर में हो सकता है कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ जाए जिसके लिए हम, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी तो होगी डेट लेने की, हम डेट फाइनेंसिंग से, विच इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, उससे नए प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर लेंगे। थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड पे भी हम बात कर सकते हैं। अब ये कुछ फैक्टर्स मैंने बता दिए, बाकी कुछ फैक्टर्स हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां से मिल जाएंगे। लेकिन आप एक चीज चेक कर लें, डायरेक्टली मैंने सबसे पहले जो सी है वो बताया, आप इसको अपनी वर्डिंग्स में लिखें, 100% मार्क्स मिलेंगे। वरना आप इसका एक दफा आंसर पढ़ लें। जरूरी नहीं है जो फैक्टर्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एग्जामिनर ने यही फैक्टर्स हाईलाइट किए हों, लेकिन कोई आपसे पूछ रहा है भाई शेयर्स इशू करके डेट पे ऑफ कर दूं, बताओ मुझे क्या फैक्टर्स लेने चाहिए, तो ऑब्वियसली जितने फैक्टर्स मैंने बताए सारे लॉजिकल। कुछ फैक्टर्स सवाल से उठा लेंगे, बाकी 5 प्रोफेशनल मार्क्स हमें पता है जी। आइएगा अब जरा क्वेश्चन ए पे चलते हैं। सबसे पहले इस सवाल में एक चीज सीखनी है जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आ सकता है और बहुत पहले एक आध दफा शायद आ भी चुका है। क्या आ सकता है? पूरा सवाल पढ़ेंगे उसकी टेंशन ना लें, फिलहाल सिर्फ इससे देखें जो डेटा गिवन है।
अगर आप देखें एग्जामिनर कह रहे हैं दी एनुअल फॉरवर्ड रेट्स फॉर ईयर्स 2 3 4, एग्जामिनर ने ना आपको सेकंड ईयर का एफआरए, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का एफआरए दिया है। यहाँ पे मेरा सवाल ये कि अगर एग्जामिनर हमें एफआरए सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का एफआरए एग्जामिनर नहीं देता, मान लो जो रिक्वायरमेंट ए है इससे पहले कोई रिक्वायरमेंट होती A1 और एग्जामिनर कहता बेटा एक काम करो, मुझे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर का एफआरए निकाल के दो, तो मेरा सवाल है कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर का एफआरए जो एग्जामिनर हमें दे चुका है, इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? दैट इज एग्जामिनेबल। हाँ, तो सबसे पहले इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यार एएफएम में हम कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे, हर कॉर्नर को कवर करेंगे। इस सवाल में एग्जामिनर ने ये चीज नहीं पूछी, खुद दे दी एफआरए सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर का। एक पॉसिबिलिटी तो है ना एग्जाम में सवाल आ जाए, बताओ भाई सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का एफआरए निकाल के दो। और ये भी सवाल है कि फर्स्ट ईयर का एफआरए क्यों नहीं पूछ रहा, इसका भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा सबसे पहले जरा सीख लेते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का एफआरए कैसे आता है। मैं अपने से ऐड कर देता हूँ रिक्वायरमेंट भाई A1। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, आपको सेव करने के लिए भाई। कैलकुलेट एफआरए फॉर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर। सवाल ये भी है कि पहले साल का एफआरए क्यों नहीं है, इसका जवाब भी तो देंगे ना लॉजिकल। बताते हैं वन बाय वन। एग्जामिनर ने एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व के रेट दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर के। वी नीड टू कैलकुलेट सेकंड ईयर का एफआरए। ध्यान से देखिएगा सेकंड ईयर का एफआरए कैसे आएगा। एफआरए बेसिकली एक साल के लिए होता है, तो यहीं से स्टार्ट लेते हैं जी A1। हमें एफआरए चाहिए सेकंड ईयर का, तो ये एक्चुअली होगा 12 वर्सेस 24। क्या मतलब भाई 12 वर्सेस 24? भाई सेकंड ईयर का एफआरए चाहिए ना, तो 12 महीने के बाद स्टार्ट होगा, 12 मंथ्स तक चलेगा और 24 मंथ्स तक चलेगा। दोनों का डिफरेंस क्या है? 12 इन एंड 24 का डिफरेंस क्या है? 12 मंथ्स। लेकिन एफआरए लॉजिकली 12 वर्सेस 24 का मतलब ये है, ये एक ऐसा एफआरए है जो 12 मंथ्स टाइम में स्टार्ट होगा, 24 मंथ्स टाइम में एंड होगा, स्टार्ट होने के बाद 12 महीने चलेगा। आसान वर्डिंग्स में डायरेक्टली आपके पास सेकंड ईयर का एफआरए आएगा जो कि सिर्फ सेकंड ईयर का ही होगा। ओके, अब कैसे कैलकुलेट होगा ये ध्यान से देखिएगा। आपके पास सेकंड ईयर का जो यील्ड कर्व का रेट है वो 3.1%। तो मैंने यहां लिखा 1.031 की पावर 2, 1.031 की पावर 2, क्योंकि सेकंड ईयर का एफआरए निकाल रहा हूं। इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट ईयर का जो यील्ड कर्व का रेट है, 1.025 की पावर 1, पावर 1 है लिखने की जरूरत नहीं। यूं समझे कि हम बेसिकली जो यील्ड कर्व का रेट है उसको 2 साल पे कंपाउंड कर रहे हैं। न्यूमिनेटर में कंपाउंडिंग है लेकिन टेक्निकली उसकी डिस्काउंटिंग भी हो रही है एट द सेम टाइम। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें 2 साल तक एक चीज कंपाउंड हो रही है, उसको एक साल पे डिस्काउंट कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली मुझे डायरेक्टली सेकंड ईयर का एफआरए मिलेगा। देखते रहें प्लीज, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक ऐसी चीज सिखा रहा हूं जो इस सवाल में पूछी नहीं गई है लेकिन एग्जाम में आ सकती है। -1, अगर आप -1 नहीं करेंगे तो परसेंटेज नहीं आएगी। फाइनली जो भी आंसर आएगा इनटू 100। नाउ लेट्स यूज द कैलकुलेटर, देखते हैं। 1.031 की पावर 2 डिवाइड बाय 1.025 -1, जो आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, आई एम गेटिंग एग्जैक्टली 3.7%। दैट्स प्योर मैथ्स एंड आई स्ट्रांगली बिलीव वी लव मैथ्स, बिकॉज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई लव मैथ्स। ठीक है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमारी मेरी मैथ्स की भी कुछ वीडियोस मिलेंगी। बहुत पहले कभी कभी शौक चढ़ जाता था तो मैथ्स पे भी हम वीडियोस बना देते थे। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, वाई इज इक्वल टू 1, इसको मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया। फैक्टोरियल वाली चीज भी मैथमेटिकली बहुत पहले प्रूफ की थी, अब तो खैर जहन में ही नहीं है, वापस आ जाता। दिस इज हाउ एग्जामिनर हैज कैलकुलेटेड सेकेंड ईयर का एफआर।
चेक करते हैं एग्जामिनर ने थर्ड ईयर का एफआरए कैसे निकाला। एक तो थर्ड ईयर का एफआरए का मतलब ये है कि 24 वर्सेस 36। इसकी इंटरप्रिटेशन ये एफआरए 24 मंथ्स टाइम में स्टार्ट होगा, 36 मंथ्स टाइम में एंड हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद 12 महीने चलेगा, जो कि T3 के 12 महीने होंगे। ओके, बस आपने ये देखना है 36 का मतलब है न्यूमरेटर में पावर 3 आएगी। ये एक सिंपल सा मैथ्स है। चेक करते हैं, तीसरे साल का यील्ड कर्व का रेट है 3.5। बस एक काम करें, 1.035 की पावर 3। अब इसकी डिस्काउंटिंग के लिए 1.031 की पावर 2 -1। ध्यान से देखें, 3 साल की कंपाउंडिंग है तो उसको डिस्काउंट किया जा रहा है पावर 2 को लेके, ताकि डायरेक्टली बस थर्ड ईयर का रेट आया हमारे पास। कैलकुलेटर यूज करते हैं, आइडिया हो जाएगा। आर वी गेटिंग द सेम रिजल्ट या डिफरेंट? 1.035 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.031 की पावर 2। आई एम गेटिंग 4.3%। परफेक्ट। देख लें जी, अगर एग्जामिनर देखें, एग्जामिनर तो कह सकता था ना इसी सवाल के अंदर A1 बना देता 2-3 मार्क्स का, कि मुझे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर का एफआरए निकाल के दो। तो कैसे निकालते आप? अब तो पता लग गया ना। अब ऑफ कोर्स फोर्थ ईयर का एफआरए बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लॉजिकली वो 36 वर्सेस 48 होगा, यानी कि न्यूमिनेटर में पावर 4 आएगी, डिनोमिनेटर में पावर 3 आएगी। चेक कर लेते हैं। 3.8%, 1.038 की पावर 4 डिवाइड बाय 1.035 की पावर 3 -1। 1.038 की पावर 4 डिवाइड बाय 1.035 की पावर 3। नो नो, 1.038 की पावर 4। पहले इसका आंसर लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे 1.035 की पावर 3। एक साथ करने जाए तो मिस्टेक के चांसेस हैं -1। आई एम गेटिंग 4.7%। जो भी आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें। तो बेटा ये वो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी जो एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछी। अगर एग्जामिनर कहता कि बताओ भाई सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर का एफआरए कैसे आया, ऐसे आया। अब आ जाओ भाई, एक सवाल और कि सर पहले साल का एफआरए क्यों नहीं? अच्छा सवाल है, इसकी भी लॉजिक देता हूँ। पहले साल का एफआरए एग्जामिनर ने क्यों नहीं निकाला और हम क्यों नहीं निकालते, क्यों नहीं आ सकता, बताता हूँ। सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा करना नहीं। मैं सिर्फ एक चीज प्रूफ करना चाह रहा हूँ, वाई यहाँ पे एग्जामिनर ने एक साल का एफआरए क्यों नहीं दिया। पहले यहाँ देखें, पहला वाला एफआरए सेकंड ईयर का था, 12 वर्सेस 24 लिखा। यानी कि ऐसा एफआरए जो 12 मंथ्स टाइम में स्टार्ट होगा, 24 मंथ्स टाइम में एंड होगा। स्टार्ट होने के बाद 12 महीने चले। अब एक बच्चा कह रहा है सर डायरेक्टली पहले साल का एफआरए एग्जामिनर दे देता। मैं कहता हूँ नहीं देगा। इसकी इस तरह के सवाल में नहीं देगा, वैसे तो दे देता है भाई। क्यों नहीं देगा, उसकी लॉजिक देखते हैं। डायरेक्टली मुझे 12 महीने का एफआरए चाहिए, बस अभी से चाहिए 12 महीने का एफआरए, तो लॉजिकली वो होगा 0 वर्सेस 12। देखें ना, अगर सेकेंड ईयर का एफआरए 12 वर्सेस 24 है तो पहले साल का क्या होगा, 0 वर्सेस 12। ओके, अब पहले साल का जो यील्ड का रेट है वो है 2.5। आप लिखें 1.025, और पहले साल के लिए पावर 1 होगी। अब डिनोमिनेटर में जो आएगा उसकी पावर 0 होगी, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, इट इज इक्वल टू 1 मैथमेटिकली। कुछ और है नहीं, यही आएगा। पावर लिखूंगा 0, अब जागते रहे ना, -1। लॉजिकली किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है, इट इज इक्वल टू 1। तो आप जरा सा ध्यान लड़ाएं, 0 वर्सेस 12 का एफआरए 2.5% ही बनेगा, क्योंकि कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब बस कोई भी वेरिएबल ने पावर 0 होगी, क्योंकि 0 वर्सेस 12 चाहिए। तो सर 1.025 की पावर 1, तो 1.025 ही होगा। डिनोमिनेटर में लॉजिकली बनाएगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0, इट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास 2.5% आ जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर ने आपको यील्ड कर्व का रेट दे रखा है 2.5% पहले साल का, तो एग्जामिनर को पता है कि पहले साल का यील्ड कर्व का रेट और पहले साल का एफआरए का रेट बराबर होता है, सेम होता है। इसलिए एग्जामिनर ने आपको पहले साल का एफआरए नहीं दिया। ये लॉजिक है इसके पीछे कि एग्जामिनर ने पहले साल का एफआरए क्यों नहीं दिया। ठीक हो गया भाई? ये तो पहली रिक्वायरमेंट मैंने बताई जो इस सवाल में नहीं थी। अब मैं एक और रिक्वायरमेंट भी बताना चाह रहा हूं जो एग्जामिनर ने नहीं पूछी, और मैं चाहता हूं कि वो पूछे।
वो क्या रिक्वायरमेंट है? इसमें अगर आप देखें फिक्स एनुअल रेट आ रहा है 3.7625%। स्वैप की वजह से एक फिक्स इंटरेस्ट रेट आ रहा है 3.7625%। ए टू डाल देते हैं इसमें, अपने से डाल देते हैं, है नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आई वुड से क्वेश्चन। ये मैं अपने से ऐड कर रहा हूँ भाई रिक्वायरमेंट्स, ताकि आपको मसला ना हो। सिंपली कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेट द कैलकुलेशन ऑफ, या सिंपली हाउ डिड एनुअल फिक्स इंटरेस्ट रेट 3.76 एक्चुअली 25% कम। भाई ये कैसे आता है? हाउ डिड एनुअल फिक्स रेट 3.7625% कम? भाई बताएं, हाउ डिड, ये कैसे आया? गिवन है ना 3.7625, हो सकता है एग्जाम में गिवन ना हो, निकालना पड़ा। तो हाउ डिड सिबलान कंपनी एक्चुअली अचीव दिस 3.7625%? चेक करते हैं। दिस नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन जस्ट टू सेव यू। ये दो ऐसी रिक्वायरमेंट है जो एग्जामिनर चाहता इस सवाल में डाल सकता। मैं कह सकता था एनुअल फिक्स रेट निकाल के दे दो स्वैप की वजह से, तो क्या करते? अभी तो पता है ना, चेक कर लेते हैं कैसे आता। अब सवाल पढ़ना पड़ेगा भाई। सिबलान कंपनी a listed company recently issued debt finance to acquire asset in order to increase its activity levels. This debt finance is in the form of floating rate bond, का मतलब होता है वेरिएबल रेट, विद अ फेस वैल्यू 320 मिलियन। आपको जो कैश इंटरेस्ट देना पड़ता है फेस वैल्यू पे देना पड़ता है। रिडीमेबल इन 4 years टाइम, रिडम्पशन 4 साल में। द बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल एनुअली बेस्ड ऑन जो भी यील्ड कर्व का रेट है प्लस 60 बेसिस पॉइंट। याद रखना जितनी भी हेजिंग्स होती है और नॉर्मल यील्ड के लिए लाइबोर के लिए होती है, ये प्लस सीआरपी तो आपको बेयर करना पड़ता है। आपका जो क्रेडिट रिस्क प्रीमियम के जो बेसिस पॉइंट्स है उसके लिए हमारे पास कोई हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसको हेज करें। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। जब भी एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट की बात होगी जो भी होगा तो उसमें आपका सीआरपी आएगा। द नेक्स्ट एनुअल पेमेंट इज ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1। ओके। Siblan company is concerned that the expected rise in the interest rate over the coming few years would like it increasingly difficult to pay the interest. डर से इन्होंने फ्लोटिंग रेट में लोन ले लिया और अमाउंट ऑफ द लोन चेक कर लो 320 मिलियन, और लोन लिया है वेरिएबल रेट में। अब इनको आ रहे हैं चक्कर, इनको लग रहा है यार इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा बहुत। सर फ्लोटिंग का मतलब तो ये जो भी इंटरेस्ट रेट होगा यू हैव टू पे। इट इज देयरफॉर प्रपोजिंग आइदर स्वैप द फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पेमेंट टू अ फिक्स रेट पेमेंट। कह रहे हैं यार स्वैप कर लेते हैं, वेरिएबल को फिक्स से स्वैप कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। या फिर टू रेज न्यू इक्विटी कैपिटल, यूज दैट ऑफ floating rate bond, pay off the floating rate bond. The new equity capital would either be issued as right to the existing shareholder or as shares to the new shareholder. अब यहाँ रुको, कुछ पॉइंट्स यहां से मिल जाएंगे पार्ट सी के लिए। ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन में लिखा था फैक्टर्स टू बी कंसीडर अगर हम शेयर्स इशू करके डेट पे ऑफ करते हैं। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम पार्ट सी, कुछ फैक्टर्स मैं बता चुका हूँ, कुछ फैक्टर्स यहां से मिल जाएंगे। सबसे पहले राइट इशू की बात करते हैं। नंबर वन, if Civilian company goes for right issue, so obviously they have to issue rights at discount. Right issue discount पे होते हैं जी, करंट मार्केट वैल्यू पे नहीं होते, उससे कम पे होते हैं। ओके, which means that to raise the required finance they will have to issue more shares because right issue will be at discount. अच्छा, issuing more shares means logically your EPS will reduce. Reduction in EPS is not a good performance indicator. Reduction in EPS actually is having a bad impact on the performance of the company. ऐसा तो होगा, EPS तो गिरेगा आपका। ओके, एक बात हो गई। दूसरी बात हम उसको बताएंगे यार, आफ्टर द राइट इशू शेयर प्राइस विल रिड्यूस। राइट इशू के बाद शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि हर बंदा अपने राइट शेयर्स को बेचेगा। तो ये दो बातें हमने कर दी राइट इशू को लेकर। एक और ऑप्शन है,
टू इशू शेयर्स टू द न्यू शेयर होल्डर्स। अब सर ये एक बड़ी अलग कहानी है, टू इशू शेयर्स टू द न्यू शेयर होल्डर्स। सबसे पहले ना इनको देखना पड़ेगा, फैक्टर हमें नहीं पता, इनको सबसे पहले देखना पड़ेगा लीगल इशू। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा भाई कंपनीज एक्ट के अंदर इज इट अलाउड टू यू, क्योंकि नॉर्मली व्हाट हैपेंस आफ्टर इशूइंग द शेयर्स फर्स्ट टाइम, whenever company is going to issue the shares, normally those shares will be in the form of right shares। क्योंकि पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछोगे ना, यार आप शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड है तो मैं किसी और को शेयर्स क्यों दूं। हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता, हम बस एक फैक्टर बता देंगे, सिबलान देख ले, खत्म। तो हम ये कह देंगे भाई अगर आपने, इफ यू आर थिंकिंग टू इशू न्यू शेयर्स टू द न्यू शेयर होल्डर, so Siblan company should first check Companies Act, is it allowed or not, number one। number two, let's say it is allowed। अब हम ये कहेंगे जब आप नए शेयर होल्डर्स को इशू करोगे, सुनना, कंट्रोल डाइल्यूट होगा। सवाल है सर कंट्रोल डाइल्यूट होने का मतलब समझा दो। मान लो जिसके पास 40% शेयर्स हैं आपकी कंपनी में, जिसके पास 10% शेयर्स हैं आपकी कंपनी में, जब आप नए शेयर होल्डर्स को इशू करोगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही होंगे, लेकिन होल्डिंग परसेंटेज कम हो जाएगी। होल्डिंग परसेंटेज लॉजिकली इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि अब मार्केट में आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। मान लो पहले आपके मार्केट में सिर्फ 80 मिलियन शेयर्स थे, जिसके पास 10% होल्डिंग थी उसके पास 8 मिलियन शेयर्स थे। अब अगर आप 20 मिलियन शेयर्स और इशू कर लेते, 20 मिलियन शेयर्स और इशू करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 100 मिलियन, और 20 मिलियन आपने नए शेयर होल्डर्स को इशू किए, तो जिसके पास पहले 8 मिलियन शेयर्स थे जो कि 10% होल्डिंग रखता था, आज भी उसके पास 8 मिलियन शेयर्स हैं, लेकिन अब होल्डिंग 10% नहीं है, 8% है। क्योंकि पहले कंपनी के मार्केट में शेयर्स 80 मिलियन थे, अब मेरी एग्जांपल में मार्केट में शेयर्स 100 मिलियन हो चुके, तो सर कंट्रोल तो डायल्यूट होगा। यहाँ पे कंट्रोल डायल्यूट होने का मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि पेरेंट ही चेंज हो गया। यहाँ पे लॉजिकली कंट्रोल डायल्यूट होना मींस आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी होल्डिंग कम हो जाएगी। तो आपको इस चीज को भी देखना पड़ेगा, जब नए शेयर होल्डर्स आएंगे तो कंट्रोल भी डायल्यूट हो। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स हमें मजीद मिल गए। आप राइट इशू पे थोड़ी सी बात कर ले, इक्का दुक्का जो मैंने बताया भाई। न्यू शेयर होल्डर्स टू द न्यू शेयर्स पे भी 1 से 2 पॉइंट्स लिख लें, जो पहले पॉइंट्स बताए थे पार्ट सी के बारे में, और तकरीबन 4 पॉइंट्स यहाँ मैंने राइट इशू को लेके 2 पॉइंट्स बताए कि राइट इशू डिस्काउंट पे होगा, विच मींस दैट यू विल हैव टू इशू मोर नंबर ऑफ शेयर्स टू रेज द सेम रिक्वायर्ड फाइनेंस। Plus, after the right issue, your EPS will reduce, and reduction in EPS is not a good performance indicator for the company's performance. Plus, share price will drop after the right issue. न्यू शेयर्स टू द न्यू शेयर होल्डर्स में आप पहले लीगल इशू डालेंगे, यार चेक कर लो कंपनी सेक्ट में अलाउ है कि नहीं, आप कह दें यस अलाउ है, क्यों बात कर रहे हो तो अलाउ ही होगा, लेकिन हमने वैसे ही एक डाल दी बात, अलाउ तो होगा तभी तो उस कह रहे हैं। और फिर आप बता दें यार अगर नए शेयर होल्डर्स को इशू करोगे तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा। पर इतने पॉइंट्स आपने बता दिए, मोर देन इनफ फॉर 9 और 8 मार्क्स। बाकी आपको टाइम मिले तो आप पार्ट सी का आंसर पढ़ लें। अगेन इट्स नॉट नेसेसरी, जो पॉइंट्स मैंने बताए एग्जामिनर वही हाईलाइट करे, कुछ भी हाईलाइट कर सकता है। लेकिन मेरे भाई हमसे कोई पूछ रहा है शेयर्स इशू करके डेट को पे कर दूं, क्या फैक्टर्स देखूं, जो फैक्टर्स मैंने बताए 100% लॉजिकल, यू विल 100% मार्क्स। आगे चलते हैं जी। रेटस बैंक हैज ऑफर्ड सिबलान कंपनी एन इंटरेस्ट रेट स्वैप। रेटस बैंक आ गया, कह रहा है जी हमसे स्वैप ले लो। Whereby Siblan company would pay Ratus Bank interest based on an equivalent fixed annual rate, ये 3.7625, ये हमने रेट निकालना है स्वैप का। इसका जो पहला वाला पॉइंट है जो मैंने ये लिखा है, और एग्जामिनर यूं भी कह सकता है कैलकुलेट फिक्स एनुअल रेट ड्यू टू, यूं भी सवाल आ सकता है भाई, यहाँ तो 3.7625 गिवन है ना, एग्जामिनर कह सकता है जी मुझे एक काम करो, मुझे अब एनुअल फिक्स रेट निकाल के दें स्वैप से। तो एग्जामिनर की आई वुड से इनोवेशन के ऊपर, अच्छा ये 3.7625 सिबलान वाले पे करेंगे, इन एक्सचेंज रिसीव वेरिएबल अमाउंट ये लोग रिसीव करें बेस्ड ऑन करंट यील्ड कर्व रेट। पेमेंट एंड रिसीट्स विल बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years। रेटस बैंक विल चार्ज, एनुअल फी होगी 20 बेसिस पॉइंट की, अगर स्वैप होता है तो ये 20 बेसिस पॉइंट की फीस पे होगी।
लेकिन मेरा अब इस वक्त जो सवाल हमने सॉल्व करना है, हमें स्वैप की वजह से फिक्स रेट कैसे आएगा वो बताना। मेच्योरिटी पीरियड 4 साल। चलें इसे कैलकुलेट करते हैं, A2 को कैलकुलेट करते हैं। अब जागते रहिए, रेट आएगा कैसे। याद रखिए, हम फिक्स रेट पे करेंगे, वेरिएबल रिसीव करेंगे। हम फिक्स जो पे करेंगे हमें नहीं पता, फिक्स रेट जो हमें पे करना है हमें नहीं पता, वो तो कैलकुलेट करना है। वेरिएबल जो रिसीव करेंगे भाई वो पता है। अब सुनना ध्यान से, आपने लोन लिया है 320 का, पहले साल आपको लॉजिकली इसका 2.5% मिलेगा। ओके, 320 का 2.5, आई एम गेटिंग 8। सर ध्यान से देखना, मैं आपको कैलकुलेशन करा रहा हूं फिक्स रेट कैसे आता है। पहले साल जब स्वैप होगा, अब इस पे बात हुई, पहले साल जब स्वैप होगा, भाई स्वैप में क्या होगा, वेरिएबल को चेंज कर देंगे किससे, फिक्स। आपको वेरिएबल मिलेगा, फिक्स आपको देना पड़ेगा। 8 लॉजिकली मिलेगा, फिक्स देना है। फिक्स पेमेंट कितनी है मुझे नहीं पता, मैंने आर लिखा। ये सब कुछ आज नहीं होगा, 1 ईयर टाइम में होगा, तो मैं इसकी डिस्काउंटिंग भी करूंगा। डिस्काउंटिंग हमेशा यील्ड कर्व के रेट पे होगी, प्लस। अब कहानी आएगी सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हमें कितना मिलेगा, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो बेटा, अगर मैं स्वैप नहीं करता ना, तो मैं एफआरए तो करूंगा ही करूंगा। इसके पीछे भी एक अजम्पशन है। अगर मैं स्वैप नहीं करता तो एफआरए करूंगा ही करूंगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई आता है और कहता है भाई तुम अपने वेरिएबल को फिक्स से स्वैप कर लो, हम तुम्हें फिक्स रेट देते हैं, फिक्स रेट आप हमें दो, हम आपको वेरिएबल देंगे। हम कहेंगे ठीक है, पहले साल तो 2.5 में आप खुश हैं, दूसरे साल आप कहेंगे नहीं सर, मुझे जो आपसे इंटरेस्ट चाहिए वो मुझे एफआरए वाला चाहिए। क्योंकि आप कहेंगे अरे मैं स्वैप में नहीं आता तो एफआरए करूंगा ही करूंगा, तो मुझे उतना रेट चाहिए। ओके, सेकेंड ईयर का एफआरए का रेट है 3.7%। अब जो ध्यान से सारी कैलकुलेशन देखनी, वी आर डूइंग समथिंग अमेजिंग जो एग्जामिनर ने नहीं पूछा। मेरे पास आता है सेकेंड ईयर में आता है 11.84। एक्चुअली आप 11.84 रिसीव करोगे, फिक्स पे करोगे जो हमें नहीं पता। डिस्काउंटिंग हमेशा यील्ड कर्व के रेट पे होगी, और यील्ड का रेट सेकेंड ईयर में 3.1%। और इस डिस्काउंटिंग के पीछे लॉजिक क्या है वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। प्लस तीसरे साल क्या होगा, 320 का एफआरए का रेट उठाओ, 4.3% आपको मिलेगा। 320 का बेटा 4.3%, आई एम गेटिंग 13.76। फिक्स आपको देना पड़ेगा जो हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। और तीसरे साल का यील्ड का रेट है 3.5%। चौथे साल 320 का, गड़बड़ तो नहीं कर दी भाई। चौथे साल का एफआरए 4.7। चौथे साल आपको 4.7 मिलेगा, विच इज 15.04 माइनस आर। डिस्काउंटिंग यील्ड पे होगी, और चौथे साल का यील्ड का रेट है 3, गड़बड़ होगी, 3.8%। चौथे साल का यील्ड का रेट है 3.8%। इजिकल टू जीरो। अब सवाल ये पता होता है इजिकल टू जीरो क्यों रखा, इसके पीछे लॉजिक सुन लो, ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे लॉजिक इजिकल टू जीरो क्यों लिखा। स्वैप की अरेंजमेंट ये कहती है, स्वैप की अरेंजमेंट ये कहती है कि पहले दिन, डे वन में, डे वन में किसी भी पार्टी को बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट होगा या नुकसान होगा आगे चल के होगा। यानी कि इस स्वैप अरेंजमेंट की अगर हम एनपीवी निकालें इन डे वन, इट हैज टू बी जीरो।
क्योंकि सर पहले ही दिन हम किसी को बेनिफिट देंगे, अरेंजमेंट होगी नहीं। तो इस स्वैप के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे की लॉजिक ये होती है कि डे वन दी एनपीवी इज जीरो। डे वन में किसी भी कंपनी को बेनिफिट नहीं होता। इसका मतलब है कि आज अगर मैं स्वैप अरेंजमेंट की एनपीवी निकालूं आज, तो एनपीवी जीरो होगी। इसलिए भाई इजिकल टू जीरो रखा। स्वैप अरेंजमेंट, पेमेंट, रिसिट्स, डिस्काउंटिंग करने के बाद एनपीवी हैज टू बी जीरो इन डे वन। ओके, अब काम हो गया आसान, हमें आर निकालना है। सबसे पहले 1.025 की पावर -1, इसका डिस्काउंट रेट निकालेंगे, फिर उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल सुकून से। 1.025 की पावर -1, ये मेरे पास आ रहा है जी। लेट्स रीचेक, क्योंकि मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते, वी आर गोइंग टू प्रूव समथिंग। ये आ रहा है 0.9756, लेट मी राइट 0.9756 आर। फिर इसे 8 से भी मल्टीप्लाई कर दें भाई, आई एम गेटिंग 7.8। अब सेकेंड ईयर में आते हैं। 1.031 की पावर -2, उसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बस ये आ रहा है 0.9407 कर लेते हैं, माइनस यूं ले देते हैं 0. अब इसे 11.84 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई एम गेटिंग 11.1387 कर लेते हैं, थोड़ा सा राउंड ऑफ। यार प्रूफ करने जा रहे हैं तो 13869 ले लिए जवाब भाई। प्लस थर्ड ईयर का डिस्काउंट रेट आएगा 1.035 की पावर -3 पे। 1.035 की पावर -3, ये आ रहा है 0.9019। तो 0.9019 आर लिखा, इसको 13.76 से मल्टीप्लाई किया, 12.4। चौथे साल का रेट आएगा जी 1.038 की पावर -4, विच इज 0.8614। अब ये 0.1864 को 15.04 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई एम गेटिंग 12.9556 माइनस। रीचेक भी कर लेते हैं यार, ताकि मसले ना, because we are going to prove something, तो we cannot afford to make any mistake. Perfect. इजिकल टू जीरो। अब बड़ा आसान है सर, आर वाली सारी वैल्यूज को ऐड कर लें, बाकी वैल्यूज को भी ऐड कर लें। 7.8 प्लस 11.13869 प्लस 12.4 प्लस 12.9556, ये आता है जी 44.29429, 44.29429 माइनस सारे डिस्काउंट रेट विद आर ऐड कर लो यार। अभी हमने 7.8, 11.13869, 12.4 एंड 12.9556 को ऐड किया। अब 0.9756 प्लस 0.9407 प्लस 0.9019 प्लस 0.8614, ये आ रहा है भाई 3.6796। 3.6796 आर इजिकल टू जीरो। अब जाहिर सी बात है, -3.76
96 आर को इजिकल टू के उस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 44.29429 इजिकल टू 3.6796 आर। अब ये 3.6796 आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इजिकल टू के इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड कर हो जाएगा। आर आ जाएगा जो कि एक फिक्स इंटरेस्ट की पेमेंट है, परसेंटेज नहीं है, पेमेंट है। परसेंटेज में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 44.29429 को डिवाइड कर देते हैं भाई, 29429 इसे डिवाइड किया 3.6796 से। आई एम गेटिंग 12.037, सो मेक इट 12.0437 आ रहा है, हल्का सा राउंड ऑफ। ये तो आपके पास क्या आर, ये बेसिकली क्या है, फिक्स एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है, परसेंटेज नहीं है। फिक्स एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है भाई। उसने ये थोड़ी कहा था फिक्स एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट निकाले, उसने तो कहा था स्वैप का जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है वो निकाले, निकाल लेते हैं भाई। एनुअल फिक्स इंटरेस्ट रेट, आपकी एनुअल पेमेंट है 12.04, लोन ले रखा है 320, मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगी, वो चेक कर लेते हैं यहाँ से। 12.04 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 320 से, into 100, आई एम एग्जैक्टली गेटिंग 3.7625%। परफेक्ट, चेक कर ले। दो ऐसी रिक्वायरमेंट्स अल्लाह करम है मैंने आपको सिबलान में करवा दी, जो एग्जाम में अगर आएंगी ना चीखें निकलेंगी अवाम की। आपकी नहीं निकलनी चाहिए भाई, आपको तो पढ़ा दिया। प्रॉमिस की थी भाई आपसे, हम एएफएम को हर कॉर्नर से कवर करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इट माशाल्लाह। भाई आप देखें ना, इस सवाल में अगर वो A1 A2 ये वाला डाल देता तो कहाँ जाता, वेयर वुड वी बी स्टैंडिंग, सर हम तो वी वुड बी सिटिंग। तो ये तो बात है, ये मेरे लिहाज से अब आपको पता लग गया। तो ये बहुत ही मैंने तगड़ी किस्म की पहली दो रिक्वायरमेंट्स करा दी हैं, एक आध दफा करोगे यूं कमांड आ जाएगी गारंटी। अब सवाल पे आ जाते हैं बेटा, सवाल क्या मांग रहे हो उस पर भी तो है ना, बुरी बात। अब प्रॉपर ए पे आते हैं, उसको A3 कह देते हैं। और चेक कर लें भाई, इसका जो थ्योरी का पार्ट है पार्ट सी, वो मैंने 100% आपको एक्सप्लेन किया है। आपको अपनी वर्डिंग्स में लिखना है बस, खत्म। बाकी आप एग्जामिनर का आंसर पढ़ लें, मजीद पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट सिबलान कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव एवरी ईयर और पे। चलें ये देख लेते हैं, यहां लेते हैं टाइम पीरियड T1, मेच्योरिटी 4 साल की है। देखो बेटा, वेरिएबल रेट पे अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स पे हमें देना पड़ेगा, और आपने नेट करके बताना है कि हर साल आप पे करोगे या रिसीव करोगे। यहां पे ले लेते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो कि वेरिएबल रेट पे आपको मिलेगा, ऑलरेडी आप निकाल चुके। ये रहा भाई, पहले साल हमें 8 मिलेगा, फिर 11.84, फिर दिस और फिक्स हम पे करेंगे, वो भी हमें पता है। दिस वाज 8, 11.84, क्योंकि वेरिएबल पे हमें मिल रहा होगा, फिक्स हम दे रहे होंगे। ओके जस्ट अ मिनट, देन 13.76, T4 में हमें मिलेगा 15.04। आप चेक कर लें, ये सब हमने निकाला हुआ।
और बेटा इंटरेस्ट पेबल जो होगा, आपको 3.7625% पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप 320 मिलियन का जो कि लोन है, 3.7625% ले तो 12.4 मिलियन आएगा। चेक कर लो, 12.04 मिलियन आएगा, क्योंकि हम निकाल चुके। आप अप्लाई कर लो भाई, 320 मिलियन पे 3.7625% को अप्लाई करें, 100% 12.04 आएगा। हर साल आपने यही पे करना है, क्योंकि फिक्स है। यहाँ लेकिन आंसर खत्म नहीं होता। एग्जामिनर ने कहा था नेट ऑफ करके बताएं, हर साल नेट पे करेंगे, रिसीव करें। यहाँ आ जाता है नेट पेमेंट स्लैश रिसिट, लिख देते। पॉजिटिव आएगा तो भाई रिसिट है, नेगेटिव आएगा तो पेमेंट। अब जागते रहेगा लॉजिकली। वेरिएबल मिलेगा, फिक्स पे करना है, तो वेरिएबल में से फिक्स को माइनस करें। ये आपको समझाने के लिए माइनस की साइन लिख रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली माइनस करके बताएं। वेरिएबल मिलेगा, फिक्स पे करूंगा, तो फिक्स को एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में से माइनस कर रहे हैं। देयर इज नो हार्म। ये दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। 8 - 12.04 पेमेंट आ रही है। नेगेटिव आएगा तो विल बी पेइंग इट 4.04। ओके, 11.84 -12.04, आई एम गेटिंग -0.2 पेमेंट। 13.76 -12.04, आई एम गेटिंग 1.72 की रिसिट्स। पॉजिटिव है तो रिसिट्स। 15.04 -12.04 रिसिट्स। इनको आपस में नेट ऑफ नहीं करना भाई, दिस इज पार्ट ए। कर लिया आपने पार्ट ए। चले एक और चीज जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने से ऐड करो। अगर एग्जामिनर आपसे ये कह दे जो कि उसने नहीं कहा, एग्जामिनर कहता है एक काम करो, प्रूव प्रूव दैट एनपीवी ऑफ दिस स्वैप अरेंजमेंट इन डे वन इट इज जीरो। पहले तो हमें पता था जीरो होती है, वो कह रहा नहीं यार, प्रूफ करके दे। कर देते हैं प्रूफ। प्लीज पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई, कभी कभी अच्छा पढ़ाना भी मसला कर देता है भाई। पास सुन लो, ये आंसर आ चुका है पार्ट ए का, खत्म। मान लो एग्जामिनर एक चीज और डाल देता है बीच में, कहता है यार एक काम करो, मुझे स्वैप अरेंजमेंट की डे वन में एनपीवी जीरो होगी, वो प्रूफ करके दे दो। कैसे प्रूफ करेंगे वो बता रहा हूं, बहुत आसान है, आ जाओ। यहां पे जो नेट पेमेंट एंड रिसीट्स हैं, आप उसकी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अगेन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर जो अभी बता रहा हूं। आपका आंसर यहां तक आ चुका है, जो ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं। मैं क्या चीज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर एग्जामिनर कहता है प्रूव दैट कि स्वैप अरेंजमेंट की एनपीवी डे वन में जीरो होती है, देखते हैं आती है कि नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट पेमेंट्स स्लैश रिसीट्स। ये पहला साल है, इसकी डिस्काउंटिंग होगी 1.025 पावर -1। डिस्काउंटिंग यील्ड पे ये -2। तीसरे साल का यील्ड का रेट, यील्ड कर्व का रेट दे दिया हुआ उन्होंने, देख लेते हैं क्या। तीसरे साल का रेट है 3.5, देन 3.8, 3.5 एंड देन 3.8। 3.5 है, 3.8। क्या बात है, चले देखते हैं क्या होता है। 4.04 इंटू 1.025 -1। बेटा पहले की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 3.94
1.4 कर लेते हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा ज्यादा वैल्यूज ले लेते हैं। सेकेंड 0.2 को 1.031 की पावर -2, आई एम गेटिंग 0.188। 1.72 को 1.035 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई एम गेटिंग 1.551। ओके, 3 को 1.038 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आई एम गेटिंग 2.584। लॉजिकली एनपीवी 0 आनी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं भाई। -3.9414 -0.188 +1.551 +2.584, 0। आंसर आ रहा है जी 0.00056, 0.00056। सो अप्रोक्सीमेटली इसको हम जीरो ही लेंगे भाई। अगर एक बच्चा कह रहा है नहीं सर, और सो बहुत लंबे जीरो हैं, इट्स नॉट खाली। जो आंसर आ रहा है बता देता हूँ, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 आ रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है? जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। चेक कर लीजिएगा भाई। वरना जो मेरे पास आ रहा है 5.6 की पावर, इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको और कम कर लेते हैं, मजीद डिवाइड कर लेते हैं। सो एक्चुअली ये बनता है, आपके पास जो फाइनल आंसर आता है 0.056 आता है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या कर देंगे? जीरो। हाँ, जरा सा आप कह सकते हैं राउंडिंग ऑफ की वजह से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज आंसर हैज टू बी जीरो। सो एग्जैक्टली जीरो नहीं आ रहा, 0.056 समथिंग आ रहा है, तो हम उसको भाई अप्रोक्सीमेटली जीरो ही लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। तो ये एग्जामिनर को बता देंगे भी अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, और इट हैज टू बी जीरो। बात हुई थी हमारी। अगेन ये जो हमने सॉल्व किया है, क्या आप स्वैप की अरेंजमेंट बता दें डे वन में, इट हैज टू बी जीरो। इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन देखिए, अगर इस सवाल में मैंने आपको 3 ऐसी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं जो एग्जामिनर चाहता तो पूछ सकता। ये आखिरी वाली तो आज तक एएफएम की हिस्ट्री में नहीं पूछी उसने। एएफएम की इतनी लंबी हिस्ट्री कभी नहीं पूछी कि स्वैप अरेंजमेंट की एनपीवी जीरो होती है, प्रूफ करके दे दो, कभी नहीं आया। अब आएगा तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। क्या बात है? क्या आ जाओ बेटा। अच्छा, ये पार्ट भी इसका कुछ ज्यादा ही इन्होंने, आई वुड से, यूनिक बना दिया था, जो क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, डेमोन्स्ट्रेट दैट सिब्लान कंपनीज इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी चेंज नहीं हो। अब देखो, ये हमें पता है चेंज नहीं हुई भाई, कह रहा है लेकिन प्रूफ करके दो। इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, प्रूफ करके दो। चेक करते हैं। पार्ट भी इन्होंने कुछ ज्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशन के साथ बना दिया था। पहले देखते हैं स्वैप अरेंजमेंट का इम्पैक्ट। फिर अगर यील्ड, मान लो यील्ड एट, यील्ड 3% ले लेते हैं, तो क्या होगा? मतलब बढ़ा देते हैं तो देखते हैं क्या होगा। कुछ भी ले सकते हैं भाई, यहाँ पे हम यील्ड, मैंने एक्चुअली पहले मैंने यील्ड ले लिया 3%, फिर मैंने यील्ड ले लिया 4%। पहले कम कर दिया, फिर बढ़ा दिया कि सर ये 3-4 कैसे है, आप 4-5 ले लो। सर 4-5 कैसे है, आप 5-6 ले लें। एक दफ़ा यील्ड कम लें, एक दफ़ा बढ़ा लें, बस खत्म, ये करना है। अब आ जाए। अच्छा, जो बोरिंग कॉस्ट है उस पर आते हैं। एक्चुअली जो बोरिंग है ना, वो यील्ड प्लस 0.6%। जो आपकी बोरिंग है वो यील्ड प्लस 0.6 है, आप चेक कर डे वन में। मतलब जो आपको लोन मिलेगा, इन्होंने बताया था
जो भी यील्ड का रेट है प्लस 60 बेसिस पॉइंट। तो यहां मैंने लिखा यील्ड। अब देखिए जब स्वैप होगा तो वेरिएबल को फिक्स से एक्सचेंज कर देंगे। वेरिएबल आपको मिलेगा, फिक्स आपको देना पड़ेगा। ये तो आपकी एक्चुअल बोरिंग आ गई। अब आप जो रिसीव करेंगे, आप रिसीव करेंगे यील्ड, पे करेंगे फिक्स रेट 3.7625%। इसके अलावा बेटा स्वैप की फीस देनी पड़ेगी 20 बेसिस पॉइंट। तो फ्री नहीं चल रही, स्वैप की फीस तो दोगे ना भाई। रेटर्स बैंक विल चार्ज एनुअल फीस 20 बेसिस पॉइंट इफ द स्वैप इज एग्रीड। अब सर स्वैप चल रहा है तो फीस तो लो। फी एनुअल फीस है 20 बेसिस पॉइंट मीन 0.2%। कैलकुलेटर यूज करते हैं। देखिए यील्ड से यील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब आपकी पेमेंट्स। 3.7625 में 0.6 ऐड करें, 0.2 ऐड करें, आई एम गेटिंग 4.5625%। ये बेसिकली आपकी फिक्स पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज गोइंग टू बी योर फिक्स एनुअल पेमेंट। अब लॉजिकली यील्ड बढ़े कम हो, बस आप घूम फिर के 4.5625 पे आ जाएंगे। अच्छा, इस 4.5625 पे अगर आप यहां अमाउंट भी निकाल लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो, एनुअल फिक्स एनुअल पेमेंट जो बनती है 320 मिलियन का, आप 4.5625% ले लो भाई। आप 320 मिलियन का क्या ले लें, 4.5625%। 14.4 की पेमेंट, 14.6 की पेमेंट आती है हर साल। इस अरेंजमेंट की वजह से हर साल जो फिक्स पेमेंट आएगी 14.6 की आएगी, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े कम हो कुछ भी हो। अब यहां देख ले, मान लो यील्ड 3% है, जागते रहेगा। आपका अगर यील्ड 3% है तो आपको तो लोन यील्ड प्लस 0.6 में मिला है, तो पेमेंट कितनी होगी? 320 मिलियन का लोन है, उसको 3.6% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.6 कहां से आया? अगर यील्ड 3% है और आपको लोन मिलता है यील्ड प्लस 0.6%, ये बातें हो चुकी हैं पहले भी। जब भी एक्चुअल बोरिंग की बात होती है, एक्चुअल इंटरेस्ट की बात होती है, तो सीआरपी को लिया जाता है। 320 को मल्टीप्लाई किया मैंने 0.36 से, तो हमें जो पेमेंट करनी पड़ रही है एक्चुअल वो 11.52 मिलियन। कोई मसला नहीं, यील्ड मिलेगा। यील्ड कितने परसेंट है? 3। 320 का 3% ले लें भाई, आई एम गेटिंग 9.6। 3.7625 पे करना है। 320 मिलियन का 3.7625 लें तो 12.04 की पेमेंट होगी। 320 मिलियन का 0.2% है तो 0.64 की पेमेंट होगी मिलियन में। चेक भी कर लेते हैं भाई, 0.002। यस। अब आपकी एनुअल पेमेंट वही आनी चाहिए जो थोड़ी देर पहले हमने निकाली है, 14.6। चेक कर लेते हैं। -11.52 प्लस 9.6 माइनस 12.04 -0.64, 14.6। ग्रेट, चेक कर लें भाई। ये वही पेमेंट आ रही है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 14.6। जबरदस्त। अब मान लो यील्ड 4 हो गया। अगर यील्ड 4 है तो आपको जो लोन देना है, इंटरेस्ट देना है, दैट इज यील्ड प्लस 0.6। 320 मिलियन का आप 4.6 लेंगे। सवाल कैसा, 4.6 कैसे आया? ओ भाई यील्ड 4 है ना, हमें लोन यील्ड पे थोड़ी मिल रहा है, यील्ड प्लस 0.6 पे मिल रहा है। तो 320 मिलियन का 4.6% लें।
आई एम गेटिंग 14.72. ओके, अब यील्ड मुझे मिलेगा विच इज 4%. 320 का 4% ले बेटा, आई एम गेटिंग 12.8. बस ये फिक्स आप पे करोगे भाई, एनुअल फीस भी आप पे करोगे. मस्ट बी 14.6. चेक कर लेते हैं भाई. -14.72 प्लस 12.8 माइनस 12.04 माइनस 0.64 -14.6. चेक कर लेंगे. तो बेटा हर लिहाज से सिबलान कंपनी का सवाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. पार्ट सी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जो पॉइंट्स आपने कंसीडर करने इफ यू वांट टू रेज द इक्विटी टू पे ऑफ द डेट. प्लस पार्ट ए के अंदर बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स मैंने 3 एटलीस्ट ऐसी रिक्वायरमेंट्स कराई हैं जो एग्जामिनर चाहता तो पूछ लेता. और पार्ट ए में एक तो ऐसी रिक्वायरमेंट करवाई है जो आज तक एएफएम की हिस्ट्री में नहीं आई कि आप स्वैप की डे 1 में एनपीवी 0 होती है प्रूफ करके देते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रूफ कर दिया. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी हैव प्रूव समथिंग थ्रू आउट द कोर्स. बहुत सी चीजें पहले भी प्रूफ की हैं, चेक कर लें आप. तो बेटा यहाँ पे आके ना हर लिहाज से हमारा एएफएम कंप्लीट हो जाता है. आप चेक कर लें प्रीवियस क्लासेस में हमने जून 25 के क्वेश्चंस किए थे. मोस्ट रिसेंट हमने आपका जो प्री सीन मॉक है सितंबर 25 का, वी हैव डन दैट एज वेल. उसके शायद 1 से 2 क्वेश्चन बाकी हैं जो कि कमिंग संडे को आ जाएगा क्योंकि हर संडे को लाइव रिवीजन क्लास होती है. और आपको पता है लाइव रिवीजन क्लासेस के का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपके साथ एक्चुअली रीसेंट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन लाइव रिवीजन क्लासेस के अंदर सॉल्व करना, ताकि पहले आपको बताया जाता है कौन से सवाल हम कर रहे हैं ताकि आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें. फिर ऑब्वियसली हम लाइव रिवीजन क्लास में उसको अटेम्प्ट करते हैं. प्लस जो हम एएफएम के 10 टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपने ऑनेस्टी दिखानी है, वो टेस्ट देने, उससे आपको फायदा होता है. चेक टेस्ट आप अपने खुद करोगे भाई, 10 टेस्ट हैं माशाल्लाह, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट चेक सबके टेस्ट. ठीक है, इसलिए उन टेस्ट को आप ऑनेस्टी से खुद चेक करते हैं. आपको हर टेस्ट का वीडियो लेक्चर मिलता है, हर टॉपिक के ऊपर टेस्ट है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद उसके ऊपर टेस्ट है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बीस ऑफ, हर टॉपिक के बाद टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह. तो वहाँ टेस्ट आप खुद देते हैं, चेक आप खुद करते हैं, लेकिन हर टेस्ट पे आपको वीडियो लेक्चर मिलता है. रेशियो एनालिसिस के ऊपर भी टेस्ट है भाई. और बोले आप अब जो फाइनल चीज होती है एग्जाम से एटलीस्ट 12 मैक्सिमम 15 दिन पहले जो आपका मॉक एएसए कंडक्ट करता है वो मैं पर्सनली चेक करके आपको फीडबैक देता हूँ 100%. कहाँ आप सही चल रहे हैं, कहाँ गलत चल रहे हैं. और वो आपका जो बेसिकली मॉक एएसए कंडक्ट करता है, एक तो आपको वही टाइम मिलता है जो एग्जाम में मिलेगा, एंड सेम सीबी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है जो आपको एग्जाम में मिलता है, ताकि हम आपको वही सिमुलेशन दे सकें, एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट दे सकें, और विद इन दैट पीरियड यू हैव टू सबमिट. तो आपको उस पर पर्सनलाइज फीडबैक मिलता है. अब यहाँ पे आके हमारा एएफएम हर लिहाज से कंप्लीट होता है, लेकिन अभी भी 2 चीज़ें बाकी हैं जो मैं डेलिबरेटली इस लेक्चर में नहीं कर रहा. एक मुझे बात करनी है हाउ टू पास एएफएम. एग्जैक्टली आपकी क्या सीक्वेंस होनी चाहिए एएफएम की प्रेपरेशन के. टाइम ज़्यादा है तो क्या तैयारी कैसे करनी है, टाइम कम है तो तैयारी कैसे करनी है. प्लस एग्जाम को लेके एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको एक चीज़ नहीं आ रही तो उसके साथ कैसे टैकल करना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बताना. एग्जाम में नर्व्स पे कैसे काबू करना है, इस चीज़ के ऊपर बात होगी इंशाल्लाह. किस तरह से आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इस पे बेसिकली बात करनी है. एंड ऑफ कोर्स वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग एग्जैक्टली आफ्टर एसीसी आपको क्या क्या करना चाहिए. एक तो ये चीज़ रहती है, प्लस एएफएम के अंदर वो जो 10 डेडली सिन है, 10 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी. वो कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी. तो जो कमिंग क्लास होगी फौरन ही बना देंगे, टेंशन न लें, जिसमें ये दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे. पहले हम बात करेंगे वो कौन से 10 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको मैं डेडली सिन करता हूँ, जो आप कहता हूँ जो आपने नहीं करना. प्लस एएफएम को पास कैसे करना है, वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताएं. और कुछ आई वुड से ऐसी बातें जो आपको एजुकेशन से अलावा 100% क्या मैं कहता हूँ 2000% काम आएंगे. 2000% अगर आप उनको फॉलो करेंगे. आप ना भी फॉलो करें, मेरा एटलीस्ट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी आपको सारी चीज़ें बताना, ताकि आपको ज़िंदगी में उससे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हो, गारंटीड बेनिफिट हो, 100% गारंटी. और मैं चाहूँगा कि जब मैं वो वाले मैसेजेस आपको दूँ
तो ज़्यादा अच्छा होगा कि उन मैसेजेस को आप पूरी फैमिली को बिठा के सुने, स्पेशली आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ बैठे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। या पहले खुद सुन लें, बाद में पेरेंट्स को भी सुना दें तो और अच्छा हो जाएगा। और जो शादीशुदा हजरात हैं वो पहले खुद सुन लें, फिर फैमिली के साथ सुन लें, 100% बेनिफिट होगा। बेनिफिट ना हो तो आप बताइएगा मुझे। तो नेक्स्ट क्लास के मैंने थोड़े बहुत हाइलाइट्स बता दिए, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कवर, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें ये दोनों बातें कंप्लीट हो जाएंगी, आपका फिर एएफएम हर लिहाज से इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाता है। तो चेक कर लें जी, इसमें हमने आर्टिकल्स भी कवर किए, ऑफ कोर्स हमने वो सारे आर्टिकल्स कवर किए हैं जो मोस्ट रीसेंट हैं, प्लस दे आर इम्पॉर्टेंट। अननेसेसरली हम किसी आर्टिकल पे नहीं जाते विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, चाहे वो बिहेवियरल फाइनेंस हो, रिवर्स टेक ओवर या रिवर्स मर्जर हो, आईपीओ, या जो ग्रीन फाइनेंसिंग है, डच ऑक्शन है, ये सारे हमने, आप चेक कर लें, हर लिहाज से कवर किए, बहुत तमीज से कवर किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लस जी, मिलते हैं इंशाल्लाह। एक तो नेक्स्ट क्लास में जो बातें बताई हैं वो मिल जाएंगी, प्लस संडे को हमारी लाइव रिवीजन क्लास तो है, जिसमें ऑफ कोर्स रिमेनिंग जो हमारे प्री सीन एसीसी के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। दैट्स इट, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास।